नमस्कार दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है, बार बार हुआ है। जो काम देश की सरकार या सीमाओं में बंधी हुई सेना ना कर पाई हो, वो काम देश के जासूसों ने कर दिखाया हो। बस नाम ही नहीं होता, वरना इनका योगदान भी सेना से कम नहीं होता। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी कई देशों की सरकारें हिलाई हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया, तो सिक्किम से राजशाही को हटाकर उसे भारत में मिलाया। इसी तरह नेपाल में भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने कई सीक्रेट ऑपरेशन चलाए हैं, बस निशान ही नहीं छोड़ा। भारत सरकार के सबसे बड़ी हथियार ने नेपाल की राजशाही सरकार को हटाकर वहां लोकतंत्र की स्थापना में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। रॉ के इन जासूसों की कारस्तानी, जिनके बिना अधूरी है नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना की कहानी, आज की कई हथियार में हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आज नेपाल में राजशाही को वापस लाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। ये आंदोलन अब कामयाब हो या ना हो, लेकिन नेपाल भारत के बीच कटु होते रिश्तों के कारण आज कई भारतीय भी राजशाही को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतिहास में जाए तो नेपाल में जब राजशाही थी तो भारत भी वहां राजशाही का विरोधी और लोकतंत्र का समर्थक ही नहीं था, बल्कि नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन को सफल करने में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है। तब रॉ ने वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई ऑपरेशंस भी चलाए थे। बिना रॉ की भागीदारी के इन आंदोलन को कामयाब हो पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था, जिसकी आधी कहानी तो आप पिछली कड़ी रोटी बेटी के बदलते रिश्ते में देख ही चुके होंगे। 2-4 पंक्तियों में हम इसे फिर से दोहरा देते हैं। 1950 में भारत नेपाल के बीच हुए समझौते के बाद से ही भारत सरकार को नेपाल के साथ अपने राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में कई अनचाही सच्चाइयों का सामना करना पड़ा था। नेपाल नरेश की चीन और पाकिस्तान से बनती नजदीकियां भारत को परेशान कर रही थी, तो भारत की मदद से नेपाल का लोकतंत्र समर्थन आंदोलन नेपाल नरेश को मुश्किल में डाल रहा था, जिसके बाद भारत सरकार और नेपाल नरेश में दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। जंग के बाद रॉ, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने नेपाल में अपने कई ऑपरेशन चलाए। किसी में वहां पनप रही आईएसआई को जड़ से मिटाया, तो साथ ही रॉ के सबसे आश्चर्यजनक गुप्त अभियानों में कुछ नेपाल के सदियों पुरानी राजशाही को खत्म करने और लोकतांत्रिक शासन से जुड़े थे, जिसके बाद कई सालों तक नेपाल में स्थितियां भारत के नियंत्रण में भी रही। लेकिन इनमें भी हुक्मरानों की कई गलतियों में कई उतार चढ़ाव भी आते रहे। दोनों देशों के रिश्तों में ऐसा ही एक बड़ा जलजला राजीव गांधी की सरकार में भी आया था। अंतिम नेपाल नरेश के कार्यकाल में राजीव गांधी की सरकार ने भी नेहरू और इंदिरा की तरह नेपाल में जन आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया था, किंतु उनकी लोकतंत्र की स्थापना की सभी कूटनीतिक रणनीतियां जब एक के बाद एक विफल होती गई, तो उसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया वैसा सख्त कदम आज तक कभी भी भारत सरकार ने नेपाल के खिलाफ नहीं उठाया था। राजीव गांधी सरकार ने राजा पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए नेपाल में खाद्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे नेपाल में संदेश गया कि अकेले भारत पर निर्भर रहना नेपाल के लिए कभी भी मुश्किलों को जन्म दे सकता है। वहां की जनता परेशान हुई तो आम जनता में भी इससे भारत के प्रति गलत संदेश गया। ऐसे समय में नेपाल नरेश ने चीन की मदद मांगी। अब भारत की चिंताएं और बढ़ गई, क्योंकि नई दिल्ली कभी भी नेपाल में किसी भी चीनी प्रभाव को नहीं चाहता था, जबकि दूसरी तरफ नेपाल नरेश का मन तो पहले से ही भारत सरकार से पूरी तरह उखड़ चुका था। ऐसे समय पर तो राजा ने चीन को एंटी एयरक्राफ्ट गन तक खरीदने के ऑर्डर दे दिए थे, जो कि ना तो विद्रोहियों के लिए थे ना ही कम्युनिस्टों के खिलाफ। यानी नेपाल में राजशाही अब भारत को एक दुश्मन देश की तरह देखने लगी थी। अगर गलती से भी इनका इस्तेमाल हो गया होता तो भारत और नेपाल दोनों शायद कभी वापस न आने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गए होते। खैर, ये गश्त तो नहीं चली, पर जुबानी गोले बारूद खूब चले। एक पूर्व नेपाली मंत्री के अनुसार तो शीर्ष स्तर के भारतीय अधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि कभी भी किसी चीनी सैन्य इकाई को नेपाल में आमंत्रित किया गया तो भारतीय सेना नेपाल पर कब्जा कर लेगी। ये वो समय था जब नेपाली कांग्रेस के अधिकांश नेता, जिनमें नेपाल के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला भी शामिल थे, भारत में निर्वासन में रह रहे और लोकतांत्रिक नियमों को फिर से स्थापित करने के लिए हिंसक क्रांति की योजना बना रहे थे। राजा वीरेंद्र को भी अब संदेह नहीं बल्कि यकीन हो चुका था कि उनकी राजशाही के विरोध में उठ रहे विद्रोह में भारत की भूमिका थी, जिसके कारण जब मार्च 1979 में
भारत नेपाल व्यापार और पारगमन संधियां खत्म हो गई तो भारत सरकार द्वारा कई प्रस्ताव रखने के बाद भी उन्होंने उन्हें नवीनीकृत नहीं किया, जबकि भारत अब नेपाल में एक नए ही खतरे का सामना कर रहा था। आईएसआई ने अब राजशाही की मदद से नेपाल में अपना किला बहुत मजबूत कर लिया था। भारत से भागे हुए अपराधी, उग्रवादी और तस्कर अब आसानी से वह पनाह ले रहे थे और नेपाल नरेश से इस मामले में कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। रो के तत्कालीन अधिकारी संजय अरोड़ा के अनुसार ऐसे समय में काठमांडू में स्थिति भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत भयावह थी। उन्होंने राजा वीरेंद्र को समझाने की कोशिश की कि नेपाल में आईएसआई और कश्मीरी आतंकवादियों की मौजूदगी भारत और नेपाल के बीच संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और भारत की आंतरिक सुरक्षा की अपूर्णीय क्षति पहुंचाएगी। लेकिन राजा ने भारत की दलील को नजरअंदाज कर दिया। अब राय के पास भी जन आंदोलन का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन यहाँ तो शुरुआत करते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। यहाँ राव ने अपने ऑपरेशन शुरू किए ही थे कि राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह ने नेपाल में राह के पूर्वी स्टेशन चीफ को सभी ऑपरेशन खत्म करने और 90% टीम को खत्म करने और दूसरे मिशन पर भेजने तक कूलिंग पीरियड में रहने के ऑर्डर से दिए। ऐसे समय में नेपाल के राव के चीफ जी नाथन ने उनसे कुछ महीनों की मोहलत ली और न सिर्फ अपने ऑपरेशंस को कामयाब किया बल्कि वो तक कर दिखाया जिसके लिए नेपाल में दशकों से आंदोलन हो रहे थे, जो भारत की राजनीतिक लैबी भी नहीं कर पाई थी। और रो की इसी कूटनीति से 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की मजबूत स्थापना हो पाई। लेकिन जब सरकारें गलतियां करती हैं तो उसका भी खामियाजाना इन्हीं जासूसों और राजनीतिज्ञों को ही भुगतना पड़ता है। रो के लिए नेपाल पारंपरिक जासूसी की जीत और विफलता दोनों का एक आदर्श उदाहरण रहा। भले ही नेपाल में रॉ के ऑपरेशंस कामयाब हुए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब नेपाल में रॉ के सभी किए कराए पर भारत सरकार की गलत नीति ने पानी फेर दिया था। 2000 और 2001 में नेपाली कांग्रेस के ढहने के साथ भारत के लिए नेपाल में बहुत कुछ बदल गया था। वो मुख्य रूप से सरकार की एक तरफा नीति के कारण था, जिनका मानना था कि सिर्फ नेपाली कांग्रेस का समर्थन करना ही सबसे समझदारी भरा काम है और इसलिए इसने नेपाली मार्क्सवादियों को बढ़ावा देना बंद कर दिया। एक रो एजेंट खत्री के शब्दों में यह भारत के प्रति वामपंथी नेताओं की शत्रुता की शुरुआत थी, क्योंकि उन्होंने मार्क्सवादियों के बीच अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाया, उन्हें हमेशा अपना दुश्मन और चीन का दोस्त माना। हमारे देश के प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन नेपाली वामपंथियों के प्रति सभी सरकारों की नीति लगभग एक ही रही। जबकि रो ने बिना कैबिनेट सचिवालय की जानकारी के वामपंथी ग्रुप ने काफी घुसपैठ की हुई थी। रो ने माओवादी नेतृत्व के समर्थन में जोरदार दलीलें दी, लेकिन अटल बिहारी सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने तो यहां तक कह दिया कि नेपाली माओवादियों के खिलाफ लड़ाई भारत की भी लड़ाई है। इसने उन नेपाली माओवादी नेताओं को भी परेशान कर दिया जिन्हें रो से गुप्त समर्थन मिल रहा था। रवि एस सिन्हा नाम के एक रो एजेंट ने तो राजशाही के समय से नेपाली कांग्रेस और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों में ही घुसपैठ की हुई थी। दोनों ही दलों में उसके एजेंट थे। वो अलग अलग पार्टियों को एक छतरी के नीचे लाकर ही तब रो मिर्ची आंदोलन के लिए सभी का समर्थन जुटाने में कामयाब हो पाया था। किंतु दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में हमारे रणनीतिकारों ने रॉ की बनाई इन परिसंपत्तियों का कभी भी विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया। एक समय पर जब रॉ नेपाल में वामपंथियों की मदद कर रही थी तो वही देश में अचानक आईबी ने कई बड़े नेपाली वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक बड़ा नेता तो भारत में अपना इलाज करवाने लिए आया था, लेकिन आईबी ने उसे भी पकड़कर नेपाल को सौंप दिया। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को खुश करने के लिए वाजपेयी सरकार ने न केवल संगठन को काली सूची में डाला, बल्कि इसके नेताओं महेश्वर दहल, पार्थ छेत्री को भी गिरफ्तार कर लिया, जो जुलाई 2002 में दिल्ली में थे। जबकि नेपाल में राजनीतिक कलर के तहत आईएसआई अधिकारी एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के आश्रय में पाकिस्तानी चरमपंथी उसकी धरती से काम करते रहे। नेपाली अधिकारी पाकिस्तानी चरमपंथियों को निर्वासित करने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनके पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती करने वाले नेताओं से जुड़ी कई पार्टियां भारत के विरुद्ध सक्रिय हो गई। भारत रॉयल नेपाली सेना के अनुरोध पर भारत में छिपे नेपाली माओवादी नेताओं को उन्हें सौंपता रहा, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो इलाज के लिए आए थे। लेकिन इसके बावजूद भारत के लोकतंत्र को समर्थन से नाराज नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने भी भारत की बजाय आईएसआई और चीन को चुना। राजा दोनों पक्षों से खेल रहे थे। वो गुप्त रूप से अपने देश में माओवादियों से बात कर रहे थे, जबकि भारत से आंदोलन के नेताओं को पकड़ने के लिए कह रहे थे।
भारत सरकार ने नेपाल को दी जाने वाली अपनी सहायता को उजागर करना शुरू कर दिया तो इससे तो हमारे प्रति नेपाली शत्रुता वैश्विक समाचार बन गई। यहां से भारत और नेपाल के संबंध और भी खराब हो गए। यह बहुत ही खराब कूटनीति का नतीजा था। नेपाल में ऊंचे पदों पर बैठे कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो 2 दशक पहले रो के लिए काम करते थे और बाद में नेपाली शासन में कार्यकारी पदों पर आसीन हुए, वो ये नहीं भूले कि रो ने राजा और अपनी सरकार के दबाव में उनकी जरूरत के समय मदद करने से उन्हें इनकार कर दिया था। इन गिरफ्तारियों ने माओवादियों को भारत सरकार से पूरी तरह निराश और नाराज कर दिया था। वामपंथी पार्टी के मुखिया प्रचंड ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि उन्हें अनंततः भारत के साथ युद्ध भी लड़ना होगा और उस उद्देश्य के लिए ख्वाहिया खोदने का उन्होंने आह्वान भी किया। ऐसे मुश्किल समय भी रा के जासूसों ने नेपाली नेताओं पुष्पकमल दहल को राष्ट्रीय शक्तियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के लिए राजी कर लिया। कई शीर्ष नेपाली नेताओं ने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आंदोलन बनाने में रा की भी खूब मदद की थी। ये एक साफ सुथरा आंदोलन था जिसमें नेपाल की राजशाही की हर तरह से मदद कर रहे आईएसआई तत्वों को रा ने अपनी गुप्त कार्रवाई से सफलतापूर्वक पकड़ा और उनके जासूस लोकतंत्र में बाधा डालने वाले ताकतों को एक एक करके रास्ते से हटाते गए। रो ने माओवादी नेता पुष्पकमल दहल और प्रचंड को राजशाही के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए लुभाने में बहुत समय बिताया। हालांकि प्रचंड को रा के इरादों पर हमेशा संदेह रहा और एक बैठक के दौरान उन्होंने नेपाल के रो चीफ जीवनाथन से पूछा भी, आप इस बात से इतने चिंतित क्यों है कि हम एक राजा द्वारा शासित रहे या लोगों के लोकतंत्र में रहते रहे? लेकिन ये भारत भी जानता था और नेपाल में राजशाही के खिलाफ लड़ रहे सभी नेता भी, इस समय भारत विरोधी राजशाही का देश में रहना लोकतंत्र के लिए वहां के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे भारत के लिए भी हर दिन खतरों से भरा हो सकता है। रो के सभी ऑपरेशंस कामयाब रहे और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद पुष्पकमल दहल 2 बार लोकतांत्रिक नेपाल के प्रधानमंत्री बने, जबकि कई राजशाही नेता अपने पतन का बदला लेने के लिए जीवनाथन की तलाश में आए, जो अपने देश के हितों की बहादुरी से सेवा करने के बाद जासूसी की दुनिया में गायब हो गए थे। शायद रो ने उन्हें नया नाम, नई पहचान दे दी थी। नेपाल में लोकतंत्र की जीत के बाद भी रो और भारत सरकार की आशंकाएं कभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ दोनों के बीच संबंधों में लगातार सुधार हुआ, किंतु वहीं दूसरी तरफ इसी दौरान नेपाल में आईएसआई और कश्मीरी आतंकवादियों का नेटवर्क भी मजबूत होता गया। राजा वीरेंद्र भी अपनी भारत विरोधी भावना के चलते कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकवादी की मदद करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे नेपाल भारत के खिलाफ आतंकवाद का लॉन्च पैड बन गया, उसे बाद में भी नहीं बदला जा सका। लोकतंत्र के आने के बाद दोनों देशों की सरकारों ने बार बार हाथ मिलाए, कई समझौते किए, कई कदम साथ भी चले। दोनों देशों के इन्हीं संबंधों के चलते नेपाल कभी उग्रवादी और तस्करों के लिए स्वर्ग बना तो कभी डेथ ट्रैप। लेकिन तब भी समय के साथ दोनों देशों के मन में अविश्वास बढ़ता ही रहा। लेकिन इस तूफान में भी भारत और नेपाल की दोस्ती का दिया टिमटिमाते हुए सही, किंतु दोनों पक्षों को एक नए भविष्य की ओर मिलकर चलने का संकेत तो दे ही रहा है। आज की कड़ी यही तक। यदि आपको यह कड़ी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अलविदा।